यस क्लास। हाँ भाई, सेक्शन नंबर 88 से लगा करके 95 तक का पोर्शन मैक्सिमम पार्ट अपन खत्म कर चुके हैं। दो बड़े सेक्शन अपने पास में बचे हुए हैं, बहुत अलग तरह के सेक्शन। सेक्शन नंबर 89 और सेक्शन नंबर 90 तो बढ़िया सेक्शन है दोनों के दोनों। अब समझने के हिसाब से थोड़े बड़े सेक्शंस। नंबर 89 पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखो हेडिंग देखना भी पहले तो इसकी, डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। मतलब अगर किसी भी शेयर में आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो ये सेक्शन कहता है कि आपको उसके लिए करना पड़ेगा डिक्लेरेशन। पहली दो लाइन अगर मैं पढ़ूं तो डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन टू द कंपनी बाय एनी पर्सन हु इज मेंबर बट नॉट होल्डिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर। हालांकि ये लाइन इस पूरे सेक्शन के लिए जस्टिफाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस लाइन का थोड़ा मतलब निकलता है। क्या लिखा है, ये डिक्लेरेशन एक ऐसे पर्सन को करनी है जो कंपनी का मेंबर तो है लेकिन उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसमें नहीं है। जबकि हेडिंग ये कहती है कि आपका जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है आपको उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट को समझना है। यहां पे ये जो पूरा सेक्शन है ये दो लोगों पे लग रहा है भाई। एक है पर्सन 1, एक हो गया अपना पर्सन 2। बढ़िया चीज यह है कि इनमें से एक है कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसको अपन फिलहाल कंपनी का मेंबर भी बोल रहे हैं, है ना। दूसरा है कंपनी के शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर, जो मेंबर नहीं है लेकिन उसको सिर्फ क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स। जो सिर्फ क्या है, कंपनी के शेयर्स का बेनिफिशियरी है, तो उसको अपन नाम दे दिया बेनिफिशियल ओनर। तो एक रजिस्टर्ड ओनर हो गया, रजिस्टर्ड ओनर भी बोल सकते हो इसको, या शेयर होल्डर। दूसरा अपना हो गया बेनिफिशियल ओनर। ये किन सिचुएशन में हो सकता है अपन ने पहले कई बार डिस्कस कर रखा है, बताओ। बढ़िया सर, पहला पॉइंट इसमें हो सकता है ट्रस्टी का कोई केस हो, माइनर वाला एग्जांपल में, है ना। तो सर ऐसा हो सकता है कि मेंबर की जगह पे तो ट्रस्टी का नाम आ जाए और माइनर का नाम आ जाए बेनिफिशियल ओनर की जगह पे। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। और बताओ, जहां पे दो शेयर होल्डर हो सकते हैं। अपन ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, आपको बता देता हूं। अपन ने 100% शेयर होल्डिंग की बात की थी, होली ओन सब्सिडरी। तो मैंने आपको कहा था होली ओन सब्सिडरी कोई भी कंपनी कैसे बनेगी। तो 100% अगर वो अकेले ले ले तो जो अपनी मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, सपोज करो कोई प्राइवेट कंपनी को अपने को होली ओन सब्सिडरी बनाना है, तो प्राइवेट कंपनी के 100% शेयर जो है वो मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए 100% ए लिमिटेड ने अकेले ने, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर चाहिए। तो ये दूसरा वाला किधर से आएगा। तो फिर अपन ने एक काम किया कि क्यों ना एक काम करें, 99% तो मान लो ए लिमिटेड ले ले और 1% शेयर अपने किसी डायरेक्टर के नाम से ले ले, और आप ये डिक्लेयर कर दो वहां पे कि भाई ये जो 1% उसने ले रखे हैं, नाम भले ही उसका है लेकिन इसके सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, ए लिमिटेड को मिलेंगे। तो वहां रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो हो जाएगा वो डायरेक्टर जो कंपनी के बिहाफ पे शेयर ले रहा है, नाम उसका दिखेगा, लेकिन सारे के सारे बेनिफिट किसको मिलेंगे, ए लिमिटेड को मिलेंगे। कल को डिविडेंड आएगा, बोनस शेयर आएगा और कुछ भी होगा, वो सारे राइट्स ए लिमिटेड को मिल जाएंगे। तो ये पूरा सेक्शन 89 डेडिकेटेड है दो लोगों को, एक जिसका नाम रहेगा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो कंपनी का मेंबर रहेगा, और दूसरा जिसको मिलने जा रहे हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब करना क्या है इस सेक्शन में, बहुत आसान काम है, बता देता हूं पहले ही आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। लॉ कहता है आरएस यानी ये बंदा डिक्लेयर करे कि मैं सिर्फ एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूं, मेरा एक बंदा और है मेरे साथ जो बेनिफिशियल ओनर है, सारे बेनिफिट उसको मिल रहे हैं। ये बंदा भी डिक्लेयर करे क्या कि मुझे सिर्फ बेनिफिट मिल रहे हैं लेकिन ये शेयर किसी और के नाम पे है। बोथ पार्टीज हैव टू डिक्लेयर दिस फॉर्म टू कंपनी। और उसके क्या प्रोविजन है, यही सारे नहीं किया तो क्या कुछ हो जाएगा, वही इस पूरे सेक्शन नंबर 89 के अंदर लिखा हुआ है, बराबर। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से सबसे पहला पॉइंट, ये कौन से बंदे की बात हो रही है चेक करना, पर्सन हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर। ये बात हो रही है रजिस्टर्ड होल्डर की, है ना। तो वेयर द नेम ऑफ द पर्सन इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी एज द होल्डर ऑफ शेयर। कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है कि ये बंदा होल्डर है इन दैट कंपनी बट हु डज नॉट होल्ड इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सच शेयर। लेकिन उस बंदे का कंपनी के शेयर्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है।
such person shall make a declaration to the company specifying the name and other particular of the person who hold the beneficial interest in such share. तो मेरे एग्जाम्पल्स में ये एग्जाम्पल नंबर पहला, ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ट्रस्टी को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि माइनर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं, मतलब वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर है और उसको मिल रहे हैं सारे के सारे बेनिफिट्स। मेरे सेकंड वाले एग्जांपल में डायरेक्टर को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सर मैं तो खाली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूं, एक्चुअल में बेनिफिशियरी कौन है, ए लिमिटेड है, ये इसको करना पड़ेगा डिक्लेयर। क्लियर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल सेट कर देता हूं, क्या ये उल्टा भी हो सकता है क्या, यहां बी लिमिटेड आ जाए और यहां पे कोई डायरेक्टर या प्रमोटर आ जाए, क्या कहते हो, ये भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं और मुझे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि पैसा मैं लगा दूं लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं मेरी कंपनी के थ्रू कर दूं, क्या कहते हो, या मेरी फर्म के थ्रू कर दूं, कर सकता हूं ये भी, कंपनी के थ्रू कर दूं। फर्म का तो चलो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, लेकिन कंपनी का तो होता है, मैं उसके थ्रू इन्वेस्ट कर दूं। तो इस सिचुएशन में फिर क्या हो जाएगा, ये जो कंपनी है ये हो जाएगी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और वो जो प्रमोटर है वो हो जाएगा बेनिफिशियरी। तो जो भी पर्सन यहां पे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो ये डिक्लेयर करे कि मैं सिर्फ नाम का मेंबर हूं लेकिन इसके बेनिफिट किसी और को मिल रहे हैं, और उस बंदे का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, उसका नाम आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट चेक करो, ये किस बंदे की बात हो रही है, बेनिफिशियरी की बात हो रही है ना। Every person who hold or acquire a beneficial interest in the share of company shall make a declaration to the company specifying the nature of his interest. अब वो जो बंदा बेनिफिशियल वाला है वो ये डिक्लेयर कर रहा है, सर ये इंटरेस्ट है मेरा, पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन, कौन सा पर्सन, इन हुज नेम द शेयर स्टैंड रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और उसकी जो भी डिटेल मांगी जाए। तो कहने का मतलब पहले वाले पॉइंट ने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने बेनिफिशियल के बारे में डिक्लेयर किया, दूसरे वाले में बेनिफिशियल वाले ने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में डिक्लेरेशन किया, तो कंपनी के पास क्रॉस चेक भी हो गया, दोनों के फॉर्म आ गए। तीसरा पॉइंट, वेयर एनी चेंज अकर इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स, कल को, आज एक बार तो डिक्लेयर कर दिया, इन फ्यूचर हो सकता है इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कोई चेंज आए, जैसे आपने कोई शेयर बेच दिए, कोई और खरीद लिए, थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ, ज्यादा हुआ, हो सकता है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी चेंज हो, द पर्सन हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर, मेंबर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एंड द बेनिफिशियल ओनर, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट लगा दी, शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये तो कोई खास बात नहीं होती, मतलब हाँ, स्टार्टिंग लेवल पे भी डिक्लेयर करो दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में। इन फ्यूचर अगर इसमें किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है तो चेंज के 30 डेज में भी आप दोनों लोगों को ये कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ, ये शेयर होल्डर नहीं है लेकिन बेनिफिट सारे इसको मिल रहे हैं, कल को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो ये इसके अकाउंट में जाकर के जमा होंगे, बोनस शेयर जब डिक्लेयर होंगे तो इसके नाम से होगा लेकिन लेने का राइट सब उसको मिलेगा, इसलिए ये डिक्लेरेशन अपने को यहां पे लेनी पड़ रही है। इसके पीछे का एक लॉजिक और भी है, अगले सेक्शन में जब अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो लॉ ने ये भी रिक्वायरमेंट इसलिए डाल दी, कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना होल्डिंग कर रहा है ये पता है, सामने से आप कुछ भी शेयर हेल्ड नहीं कर रहे हो लेकिन किसी और के नाम से शेयर हेल्ड करके आप कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश ना कर लो, इसीलिए ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि ऐसा है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं कि आप तो शेयर भी कैंसिल होंगे ना, आगे पनिशमेंट जो मिलेगा वो अलग है, बराबर। फोर्थ पॉइंट एकदम आसान है, आप ही पढ़ लो, खत्म करो, कॉमन पॉइंट है ये तो। सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन से रिलेटेड और भी कोई रूल्स वगैरह बनाने तो बना सकती है, वो सारे पावर सीजी को ही होते हैं, तो ये पॉइंट एग्जाम पर्पस से कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी देख लेते हैं, इफ एनी पर्सन फेल टू मेक डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और 2 और 3, ऊपर के जो तीनों पॉइंट आपने 1, 2, 3 पढ़े, कोई भी डिक्लेरेशन किसी ने भी अगर मिस की, ही शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज, और इन केस ऑफ कंटिन्यू फेलियर विद द फर्दर पेनल्टी 200 रुपया पर डे के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम रहेगा 5 लाख रुपीज, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सोच के बताओ ये जो पेनल्टी है ये कंपनी पे लग रही है क्या, बोलो, कंपनी के किसी ऑफिसर पे लग रही है क्या? ये प्योर पेनल्टी पहली बार किसके लिए है? मेंबर के लिए या फिर बेनिफिशियल ओनर के लिए, जिसने डिक्लेरेशन नहीं किया उसके अगेंस्ट में पेनल्टी लगने वाली है। अब अपने कंपनी को तो डिक्लेयर, सर कंपनी को डिक्लेयर कब करना है? ये नहीं दे रखा था यहाँ पे 30 दिन में। ये डिक्लेरेशन भी इनको कंपनी को कितने दिन में करनी है?
जैसे ही ये इंटरेस्ट क्रिएट होता है वहां से 30 डेज के अंदर, वो सब 30 डेज ही इसके अंदर आप कंपनी को इंटीमेट करने वाले हो। अब क्या होगा, जब ये कंपनी को इंटीमेट कर देंगे तो आगे कंपनी क्या करेगी, चेक करो। वेयर एनी डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन इज मेड टू द कंपनी, क्या हो रहा है हीरो, कॉमेडी किंग, कॉमेडी वॉमेडी कर रहा है, बहुत दिनों बाद दोस्त आया तेरा, हाँ बहुत दिनों बाद आया आज, ये तो कॉमेडी वॉमेडी हो रही है आज तो। वेयर एनी डिक्लेरेशन, देख वेयर एनी डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन इज मेड टू अ कंपनी, द कंपनी शैल मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द रजिस्टर। मतलब जैसे ही वो ये डिक्लेरेशन कंपनी को करेंगे, कंपनी क्या करेगी, अपने उधर इस चीज को नोट करेगी और आगे क्या करेगी, एंड शेल फाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन रिटर्न विद द आरओसी। वो फीस जो भी लगती है वो ठीक है ना भाई। इन लोगों ने ऐसा रिलेशन क्रिएट होने के 30 दिन में कंपनी को इंटीमेट किया, और कंपनी को जब इंटीमेट किया तो कंपनी वहां से 30 डेज के अंदर सेम इंफॉर्मेशन आरओसी को फॉरवर्ड कर देगी। पर्टिकुलर उसका अलग फॉर्म आता है, हर एक चीज आरओसी को चाहिए भी, जरूरी है कंपनी पर कंट्रोल रखने के लिए। ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो 30 दिन में आपको आरओसी के पास में जाना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली उन्होंने 30 डेज पूरे होने के बाद नहीं, उन्होंने जब आपको इन्फॉर्म किया वहां से, उन्होंने मान लो 20वें दिन इन्फॉर्म कर दिया, 20वें दिन से 30 दिन बस, हाँ जी, कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी पड़ो फटाफट। अगर कंपनी ने 30 दिन में फाइल नहीं किया तो कंपनी और उसके ऑफिसर के अगेंस्ट में भी है क्या, हाँ दोनों के अगेंस्ट में कितना है, 1000 रुपए पर डे मैक्सिमम, 5 लाख कंपनी के लिए और ये ऑफिसर के लिए 2 लाख रुपए हमेशा की तरह पेनल्टी है, ठीक है। तो इतना पोर्शन एक तो खत्म हुआ। इजी पॉइंट है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर डिक्लेयर करे बेनिफिशियल के बारे में, बेनिफिशियल वाला डिक्लेयर करे रजिस्टर के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में डिक्लेयर करें, और चेंज हो तो वो भी डिक्लेयर करो। जब ये डिक्लेयर करें तो आगे कंपनी भी आगे आरओसी को डिक्लेयर करे, डिक्लेयर करो, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। खत्म कहानी। 30 दिन का टाइमिंग सब में आपको दे रखा है। अब 2 पॉइंट और खास, नो क्लेम ऑफ राइट रिलेटेड टू एनी शेयर, no right in relation to any share in respect of which a declaration is required to be made under this section but not made by the beneficial owner shall be enforceable by him or by any person claiming through him। जब तक ये डिक्लेरेशन नहीं करोगे तब तक इन शेयर से रिलेटेड कोई भी राइट्स मिलने वाले नहीं है। लेकिन कौन ये डिक्लेरेशन नहीं करे तो, सर अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने डिक्लेरेशन नहीं किया तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो पेनल्टी लगा करके छोड़ देंगे। लेकिन मेन बेनिफिशियल वाले ने अगर ये डिक्लेरेशन नहीं किया, हालांकि कंपनी को पता तो लग ही चुका है, कोई भी एक डिक्लेयर करेगा तो दूसरे के बारे में पता लग चुका है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ से पता लगना चाहिए। और अगर बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेयर नहीं किया तो जो भी इन शेयर पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो रोक लेंगे, और उससे तकलीफ उसी को होगी। आज कंपनी डिविडेंड, उसका डिविडेंड रोक लेगी, तो मेंबर को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, 2 नहीं तो मुझे कौन सा मिल रहा था। तो मेन तकलीफ उसी को हो रही है, इसलिए उसी का है कि उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसके जो भी राइट्स हैं उसको कंपनी रोक लेगी, ठीक है। लेकिन नथिंग इन दिस सेक्शन शेल डीम टू प्रीजुडाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर अंडर दिस एक्ट एंड सेड ऑब्लिगेशन शेल ऑन सच पेमेंट स्टैंड डिस्चार्ज। किसी एक का डिविडेंड रोकने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करे, बाकी लोगों का भी रोक दे। उन सबके राइट्स एज इट इज सेफ रहेंगे, उनको बराबर से डिविडेंड मिलेगा। तो वापस पढ़ देता हूं, नो इफेक्ट ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड। दूसरी बड़ी बात, जैसे ही ये बंदा डिक्लेयर कर देगा इसको भी डिविडेंड देना है। कंपनी को ऑब्लिगेशन से फ्री नहीं कर रहे हैं अपन, कि जैसे डिक्लेरेशन नहीं है जा रहे तेरा डिविडेंड नहीं है, भाग यहां से। आप सब जानते हो डिविडेंड का पैसा तो आज नहीं तो कल मिलना है। अभी मान लो 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाए तो ठीक है ना, अनक्लेम डिविडेंड में डाल देंगे, वहां से पेमेंट होगा। लेकिन कंपनी का डिविडेंड पे करने का ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होगा। जब भी ये डिक्लेरेशन आएगी उसके बाद अपने को डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शेल डीम टू प्रीजुडिस द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर अंडर दिस एक्ट। ऐसा नहीं है कि आप डिविडेंड की डिक्लेरेशन नहीं आए तो बिल्कुल दो ही मत उसको, बराबर। एंड द सेड ऑब्लिगेशन शेल, ये ऑब्लिगेशन खत्म कब होगा, पेमेंट ऑफ ऑन सच पेमेंट स्टैंड डिस्चार्ज, ठीक है। तो मान लो 30 दिन की जगह उसने 50 दिन में डिक्लेरेशन किया तो 20 दिन का पेनल्टी वो तो लॉ के पास जमा होगा, और उसके बाद कंपनी उसको डिविडेंड का पेमेंट अगर डिक्लेयर किया हुआ है तो दे देगी, बात खत्म है, बराबर। हाँ जी,
तो यहां आकर के वैसे तो अपना सेक्शन हो गया खत्म, 89 यहां पे वैसे खत्म है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसके बाद में ये कुछ पॉइंट और जोड़ा है, 10वां पॉइंट और नया ऐड किया, और ये बाद में ऐड किया, जबकि ये सबसे पहले ऐड होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐड किया इसमें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन नंबर 90, अगले सेक्शन के लिए भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ शेयर इंक्लूड्स, जो ऊपर अपन पढ़ रहे थे ना बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इसका मीनिंग आपको वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन उसका डेफिनेशन यहां दे रखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और अदरवाइज द राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन अलोन और टुगेदर विद अनदर पर्सन। मतलब सिंपली अगर बात करूं तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को खुद या किसी के साथ मिल करके इन दो में से अगर कोई भी राइट मिलते हैं तो आप बोलेंगे कि वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है। क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं देखो, एक्सरसाइज और कॉस्ट टू बी एक्सरसाइज एनी और ऑल ऑफ द राइट अटैच टू सच शेयर, ठीक है ना, शेयर से जुड़े हुए जो भी राइट है, और आगे और क्लियर कर दिया, रिसीव और पार्टिसिपेट इन एनी डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर। तो घुमा फिरा के बात वही बोल दी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब उन शेयर से जुड़े हुए जो भी राइट्स होंगे, चाहे फिर वोटिंग वाले, डिविडेंड वाले, बोनस शेयर वाले, राइट शेयर वाले, दीज आर कॉल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। और इन इंटरेस्ट को जो होल्ड करता है उसको अपने नाम दे दिया बेनिफिशियल ओनर, और जिसका सिर्फ नाम वहां पे उसको अपने नाम दे दिया रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या रजिस्टर्ड ओनर, खत्म, बराबर। अच्छा, एक और चीज इन्होंने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जम्पशन क्या, ये भी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्सन from complying with any of requirement of this section except subsection 10, और 10 तो वैसे भी मीनिंग का है ना, if it is considered necessary to grant exemption in the public interest and any such exemption may be granted either unconditionally or subject to such condition। कई सारी कंपनीज में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये शेयर एक्वायर करती है, लेकिन किसी और के नाम से, बराबर। तो ऐसे में जनरली गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्प्ट किया जा सकता है कि आपको ये सब डिक्लेरेशन के प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो जिधर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कि ये डिक्लेरेशन नहीं करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस को एग्जम्प्ट कर सकती है, वेदर एग्जम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, कंपनीज को नहीं बोला है कि ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन जो है वो एग्जम्प्ट रहेंगे, इनको ऐसा डिक्लेरेशन करने का जरूरत नहीं। कल को सोचो प्रमोटर का दे दिया कि अगर प्रमोटर किसी और के नाम से भी शेयर होल्ड करता है तो उसको डिक्लेयर नहीं करना है, मान लो कल को दे दिया तो ठीक है, उसको डिक्लेयर नहीं करना होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, मीनिंग आपको मैंने यहाँ एक दो चीजें और दी है, देखो वो भी, दिस सेक्शन नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ ट्रस्ट विच इज क्रिएटेड टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड्स वाले पे अप्लाई नहीं है, वेंचर कैपिटल फंड्स जो अप्रूव बाय सेबी है उन पे भी नहीं लगेगा। सर इसका मतलब क्या, म्यूचुअल फंड्स में वैसे भी किसी और के इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम से अपन लेते हैं, तो वहां पे ये सारे प्रोविजंस आपके लगने वाले नहीं है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं लगता, अभी बोल ही दिया था मैंने आपको, उनको नहीं फॉलो करना है। और तीसरा, ये एग्जम्पशन अगर गवर्नमेंट कंपनी को चाहिए तो वही वाला पुराना पॉइंट अपना, सेक्शन नंबर 92 और 137 में किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पहली बार गवर्नमेंट कंपनीज के लिए आया है, बाकी जनरली किसके लिए रहता है, प्राइवेट कंपनीज के लिए, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इधर अपना सेक्शन नंबर 89 जो है वो हो गया खत्म, बराबर। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं, आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का, नया इंट्रोड्यूस था, हेडिंग क्या है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, शॉर्ट में कहते हैं एसबीओ। ये भी बेनिफिशियल ओनर है जैसा भी अपन पढ़ रहे थे, और सेक्शन 90 के लिए भी वही मीनिंग दे रखा है जो ऊपर बोला है, देखो क्लियर बोला है 10th पॉइंट में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, और सेक्शन 90 के लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब वही रहेगा जो ऊपर अपन ने पढ़ा। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, एक चीज बताओ पहले, सिग्निफिकेंट वर्ड पहले भी कहीं पढ़ा है, कितना होता है उसमें, 20%, एटलीस्ट 20%, मैक्स 50% तक अपन ने पढ़ा था। एसोसिएट कंपनी बनने के लिए अपने को चाहिए था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो यहां कितना है, क्या है, या कौन होता है, एक चीज बहुत क्लियर पता लग रही है, इधर भी एक ऐसा बंदा है जो बेनिफिशियल ओनर है, कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट को होल्ड कर रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया कि कोई ना कोई एक परसेंटेज होगा, 10%, 20%, 25%, कुछ भी हो सकता है। सेक्शन में लिखा हुआ है 25%, ध्यान से सुना, सेक्शन में कितना लिखा हुआ है, 25%, कितना लिखा हुआ है, 25%, लेकिन उस 25% को अभी गवर्नमेंट ने कर दिया मैक्सिमम,
बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स में डिसाइड करे, और रूल्स में एट प्रेजेंट डिसाइड कर रखा है 10%, समझ रहे हैं? तो स्टडी मेट में आपको 2% दिखेंगे, 25% भी दिखेगा और 10% भी दिखेगा। अभी अपने को जो एग्जाम में काम में लेना है वो कौन सा लेना है? 10%। फिलहाल तो तुम्हारे एग्जाम तक अमेंडमेंट्स आ गए तो शायद चेंज करना पड़े, अभी यही है, चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले बोला है एसबीओ इज एन इंडिविजुअल। चलो पहली कहानी यही खत्म कर दी है। एसबीओ जो होगा वो होगा इंडिविजुअल। बोले तो ये एसबीओ जिसकी बात कर रहा हूं ये कोई कंपनी नहीं है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? आगे और देखेंगे मीनिंग इसका। हु होल्ड इनडायरेक्टली, मतलब खुद नहीं ले रहा है, किसी और के थ्रू ले रहा है। आगे बोला है और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, किसी और के साथ मिल करके। तो तीन चीजें यहां पे देखना, एक होता है डायरेक्ट होल्डिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट होल्डिंग, और तीसरे नंबर पे आ गया जॉइंटली। चलो नाम दे देते जॉइंटली, टुगेदर विद सम अदर पर्सन। इसमें तीनों कवर है या तीनों में से कोई दो कवर है? इसमें कवर है सिर्फ ये दो। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट होल्डिंग एसबीओ में कवर नहीं है। यानी ये वाला सेक्शन, अगर मेरा किसी कंपनी में डायरेक्ट 10% या उससे ज्यादा का होल्डिंग है तो सेक्शन 90 मेरे लिए नहीं है। सेक्शन 90 मेरे लिए नहीं, तो ये सेक्शन का लैंग्वेज ही ऐसा होता, होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और टुगेदर विद सम अदर पर्सन। समझना है इस बात को? तो क्लियर बोल दिया, या तो इनडायरेक्टली है या टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग 10% शेयर्स, या तो एटलीस्ट अपने पास में 10% के शेयर्स हो, या 10% का वोटिंग राइट्स हो, या 10% या उससे ज्यादा के डिविडेंड लेने का राइट अगर अपने पास में है, या फिर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। फिर से देखो, कंट्रोल के लिए भी वही बोला है, इनडायरेक्टली और अलोंग विद डायरेक्ट होल्डिंग इन द रिपोर्टिंग कंपनी। सर रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब, जिस कंपनी की बात अपन कर रहे हैं, जिस कंपनी और एसबीओ के रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं, उस कंपनी की बात हो रही है, ठीक है? तो सपोज करो कंपनी रिपोर्टिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो कोई भी पर्सन जो इनडायरेक्टली कंपनी में होल्ड कर रहा है कितना? 10% के या तो शेयर्स या 10% के वोटिंग राइट्स, या शेयर कितने भी हो लेकिन 10% का उसको मिल रहा है डिविडेंड, तो वो बंदा कहलाएगा एसबीओ। या फिर एक और चीज हो सकती है, इनडायरेक्टली या किसी के साथ मिल करके वो कंपनी के अफेयर्स पे कर रहा है कंट्रोल। सर कंट्रोल का मतलब वैसा ही जैसा होल्डिंग सब्सिडरी में था, मोर देन 50% नहीं है, लेकिन बीओडीज के पॉलिसी मेकिंग के अंदर कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस अगर है, तो उस पर्सन को अपन कहेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कंपनी का कौन है? एसबीओ है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसको असर, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन अलग से सेक्शन? वही जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ये पता करने के लिए कि कौन ऐसा पर्सन है जो कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से, या हो सकता है डायरेक्टली तो दिख रहा है 2% ही है, लेकिन किसी के साथ और मिलके वो कंपनी के 25% पे कंट्रोल कर चुका है। समझ रहे हैं? डायरेक्टली उसके नाम से तो 2% ही दिख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और के साथ मिल करके, अपनी किसी कंपनी के साथ मिल करके वो 25-30% तक की होल्डिंग भी कर चुका है। एटलीस्ट 10% चाहिए ना, तो 25-30 की होल्डिंग कर चुका है। तो ऐसे पर्सन के बारे में कंपनी को, आरओसी को, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अनफेयर अंडरटेकिंग्स चालू हो जाएंगे, ओवरटेकिंग्स लोग करने लग जाएंगे। उस वजह से ये सारा का सारा प्रोविजन जो है वो बना हुआ है। प्लस एक और चीज ये भी देखने के लिए कि अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, तो उस फ्रॉड के पीछे ये भी हो सकता है कि भाई अपन इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी में कंट्रोल कर लें, कंपनी फ्रॉड करे और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ नहीं होगा, जिसे चलता रहेगा मामला सारा। उन सारी चीजों की वजह से सेक्शन बने हुए हैं। चलो एक एक चीज का मतलब, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब power to participate directly or indirectly in the financial and operating policy decision of the reporting company। पहले यहीं तक, वही जो भी मैंने आपको कहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कंपनी के। सर यहां डायरेक्टली वर्ड क्यों आया? डायरेक्टली भी तो शेयर्स है ना उसके पास में। तो अगर उसके पास में कंपनी की किन चीजों में, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी, क्या होती है भाई ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी में डिफरेंस जल्दी बताओ। फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब मॉनेटरी डिसीजंस, ऑपरेटिंग पॉलिसी वर्किंग, काम कैसे करेगी, बराबर। उनमें अगर उसका कहीं पर भी, अच्छा ये नहीं बोला कितना % है, वो तो ऊपर आ गया, लेकिन
पावर टू पार्टिसिपेट कर सकता है इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, बट नॉट कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल ऑन दोस पॉलिसीज। सर ये क्यों लिखा है? क्योंकि कंट्रोल वर्ड का मतलब लगभग हो जाता है मोर देन 50%, वो नहीं है। मोर देन 50% वाला तो वैसे भी पता लग जाएगा, कंपनी का प्रमोटर वगैरह ही होगा, तो पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीजन में उसका इन्फ्लुएंस जरूर आ रहा है, वो बंदा यहां पे कहलाएगा एसबीओ। अच्छा, अगला पॉइंट लो, होल्डिंग। ध्यान से देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होल्डिंग दोनों की मीनिंग समझाएं। व्हेन एन इंडिविजुअल होल्ड any right or entitlement directly in the reporting company, the said individual shall not be considered as SBO। इधर मेरी पुरानी बात और क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। डायरेक्ट होल्डिंग अगर करते हो तो आप SBO में काउंट नहीं माने जाओगे, आपके ऊपर यह सेक्शन नहीं। लेकिन डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट है तो चलेगा, या सिर्फ इनडायरेक्ट ही है तो भी चलेगा, लेकिन ओनली डायरेक्ट होल्डिंग है तो आप एसबीओ की कैटेगरी में आने वाले नहीं हो। ठीक है, दो चीजें इन्होंने और बोली। एन इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड टू होल्ड द राइट और एंटाइटलमेंट डायरेक्टली इन द रिलेवेंट कंपनी इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कब ऐसा माना जाए कि तुम्हारे पास डायरेक्ट होल्डिंग है? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, कंडीशन नंबर पहली बताओ, साफ पता लग रहा है ये तो बोलो। अगर किसी पर्सन के खुद के नाम से शेयर है तब तो डायरेक्ट होल्डिंग हो गई ना, आपने खुद ने शेयर खरीद रखे हैं। दूसरा पॉइंट, द इंडिविजुअल होल्ड और एक्वायर ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ रिलेवेंट कंपनी अंडर सेक्शन 89(2) एंड हैज मेड अ डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड। मतलब वो पहले वाले के अंदर आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं और अगर डिक्लेरेशन कर रखी है तो इसका मतलब आपके पास डायरेक्ट होल्डिंग है, तो फिर आप एसबीओ की कैटेगरी में आने वाले नहीं हो। अच्छा, इनडायरेक्ट होल्डिंग का मतलब, व्हेन अ शेयर होल्डर इज अ, देखना भाई, अगर ये शेयर होल्डर बॉडी कॉर्पोरेट है, सर ऊपर तो इंडिविजुअल बोला था, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट किधर से आया? बोलो बोलो। इनडायरेक्टली तो होल्ड कर सकते हैं ना बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से, बोलो। एक इंडिविजुअल ने, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक प्रमोटर ने अपनी कंपनी के नेम से शेयर एक्वायर किए, तो वहां पे नाम किसका आ रहा है? कंपनी का, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है? प्रमोटर। हो सकता है मैं किसी और कंपनी पे कंट्रोल करना चाह रहा हूं, तो मैंने उस कंपनी के एक भी शेयर परचेज नहीं किए, लेकिन अपनी कंपनी के नाम से मैंने 10, 12, 15% के शेयर एक्वायर कर लिए, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है ना यहाँ पे। तो इसीलिए लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से ले लिए, या किसके नाम से? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप, पार्टनर के नाम से शेयर एक्वायर कर ले। इनडायरेक्ट होल्डिंग, ट्रस्ट या फिर पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब जहां ग्रुप बना करके शेयर होल्ड किया जाता है। पूल का मतलब ग्रुप इकट्ठा हो गया और उन ग्रुप में कुछ लोगों ने मिलकर के शेयर एक्वायर कर लिए किसी और के नाम से इनडायरेक्टली। जैसे हम लोगों ने मिलकर के क्लब बना लिया, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों ने, और इनडायरेक्टली उसके नाम से शेयर एक्वायर कर लिए, तो वो सब इसके अंदर आएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सेक्शन थोड़ा सा अलग तरह का है। सेक्शन नंबर 90 बात हो रही है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए इसमें कि बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। सर बेनिफिशियल ओनर वो है जिसका कंपनी में बेनिफिट है, लेकिन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो है जिसका इनडायरेक्टली बेनिफिट है, या डायरेक्टली है तो भी किसी और के साथ इनडायरेक्टली मिलकर के है। कितना? एटलीस्ट 10% का या तो शेयरिंग है, या 10% के वोटिंग राइट्स है, या 10% उसको मिल रहे हैं डिविडेंड। ठीक है, डायरेक्ट होल्डिंग अगर होगी तो वो एसबीओ की कैटेगरी में कभी भी नहीं आने वाला है। ये होल्डिंग हमेशा इनडायरेक्टली ही होनी चाहिए या किसी के साथ मिलकर होनी चाहिए। अब वो कैसे हो सकती है? या तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ट्रस्ट हो गया, और कौन कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पूल इन्वेस्टमेंट मिला करके ऐसा कुछ अगर आपने किसी कंपनी में कंट्रोल कर रखा है तो वो सब आपका आएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब ये सेक्शन पूरा बनाया क्यों? क्योंकि इनको करना पड़ेगा एक डिक्लेरेशन। अब देखो फटाफट वाले पॉइंट है एकदम, क्या लिखा है देखो। Every individual who is SBO in the reporting company as on the date of commencement of this amendment rule is required to declaration with the reporting company in form number DN1 रे भाई, फुल फॉर्म बेनिफिशियल ओनर, या खाली बेनिफिशियल से बनाया ये विद इन 90 days फ्रॉम सच कमेंसमेंट। मतलब जब भी ये अमेंडमेंट रूल एप्लीकेबल हुए वहां से कितना दिन में? 90 days के अंदर अपने को करना पड़ेगा ये डिक्लेरेशन। कौन करेगा?
एसबीओ, शॉर्ट में ले लेते ना अपन एसबीओ, किस बात की डिक्लेरेशन करेगा कि वो एसबीओ है? सेकंड पॉइंट फटाफट, सेकंड पॉइंट, हाँ नहीं, डायरेक्ट होल्डिंग कहाँ होगी? होल्डिंग डायरेक्ट नहीं होगी ना, होल्डिंग तो अभी भी इनडायरेक्ट ही है, बस आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैंने उस कंपनी के नाम से यहाँ पे आपके वहां पे इतने % शेयर ले रखे हैं। कौन सा वाला? B.89(2) में डिक्लेरेशन आप करते हो तो डायरेक्ट होल्डिंग के अंदर आओगे। ये डिक्लेरेशन आप कर रहे हो सेक्शन नंबर 90 में और BN 1 में। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट फटाफट, सेकंड पॉइंट मीनिंग बताओ। ये रिपोर्टिंग कंपनी आरओसी को, मतलब इस सेक्शन के कमेंसमेंट से, रूल से कमेंसमेंट से 90 डेज में वो बताएगा कंपनी को, और कंपनी वहां आगे 30 दिन बता देगी आरओसी को। तीसरा पॉइंट, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो भी एसबीओ कंपनी को बताएगा कितने दिन में? 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। डी पॉइंट का भी नहीं पता लगे भाई। पॉइंट नंबर डी चेक करो। हाँ जी, इसका मीनिंग बताओ। इफ एन इंडिविजुअल बिकम अ एसबीओ इन द रिपोर्टिंग कंपनी विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल्स 2019, तो 90 डेज के बाद उसको अपन 30 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं एसबीओ की डिक्लेरेशन करने के लिए, यही बोला है क्या? एंड बिकम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एंड द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ फाइलिंग, वो हो जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। सुनो इसमें कैसे हो रहा है। मैं किसी कंपनी का पहले से एसबीओ हूं, मतलब मेरे पास किसी कंपनी की इनडायरेक्ट 15% की होल्डिंग है, लेकिन ये अमेंडमेंट रूल्स जो आए वो तो सब 2019 में आए। तो 2019 में जैसे ही ये रूल आए, उसके 90 दिन के अंदर अंदर मुझे कंपनी को डिक्लेयर करना है अब कि मैं एसबीओ हूं, और आगे कंपनी 30 दिन में आरओसी को डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। लेकिन ये अमेंडमेंट रूल आने के बाद में अगले 90 दिन के अंदर अगर मैं एसबीओ बना, पहले से नहीं था, पहले से होता तो 90 दिन में करना ही पड़ता, लेकिन पहले से नहीं था। ये नए रूल्स 2019 में जिस डेट को आए, वहां से अगले 90 डेज के अंदर मैं एसबीओ बन गया, तो मेरे लिए क्या सुविधा दी इन्होंने कि भाई 90 डेज खत्म होने के बाद तुमको हम 30 दिन का टाइम और दे रहे हैं, वहां तक तुम कभी भी डिक्लेरेशन कंपनी को कर देना कि तुम एसबीओ बन गए हो, समझ गए? बराबर। और जब मैं ये डिक्लेरेशन कंपनी को करूंगा तो कंपनी क्या करेगी? वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को डिक्लेरेशन दे देगी। अच्छा, ये तो बात हुई 2019 की। आज की डेट में अगर मैं एसबीओ बन जाऊं कंपनी का, तो मेरे लिए 90 डेज लगेगा या 30 डेज ही लगेगा? बोलो बोलो, उसके लिए तो कोई प्रोविजन बोले ही गए यहाँ पे। आज की डेट में हो तो क्या करोगे? अब सब कुछ है 30 दिन। ये 90 डेज तो कब थे? जब ये एक्ट कमेंस हुआ था तब आपको 90 डेज का टाइमिंग दिया था, लेकिन उसके बाद से क्या बोला? कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं या कुछ भी होता है तो हमेशा टाइमिंग अब कितना रहेगा? 30 डेज का। तो आज की डेट में अगर मैं एसबीओ बनता हूं तो मेरे पास टाइमिंग कितना? 30 दिन में मैं कंपनी को बताऊंगा और कंपनी आगे 30 दिन के अंदर आरओसी को बताएगी। 90 डेज सिर्फ वन टाइम था। ऊपर फर्स्ट पॉइंट देखो ना क्या बोला है, 90 डेज फ्रॉम सच कमेंसमेंट। ये नहीं बोला है सच क्रिएशन या एसबीओ बनने से 90 डेज। तो ये तो वन टाइम शॉर्ट था, खत्म हो गया। डी पॉइंट हो गया। अगला देखो, कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी। फटाफट पढ़ के खत्म करो, पता ही आपको क्या क्या आएगा इसके अंदर। छोटे छोटे से पॉइंट है, खत्म करिए। हाँ जी, रजिस्टर में इसका सारा डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ और ये और वो और सब कुछ, जो भी कुछ एड्रेस वैड्रेस सब कुछ आ जाएगा, खत्म। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर का टाइमिंग चेक कर लो, कल भी पढ़ा था। वर्किंग डे पे 2 आवर्स, बराबर। कम से कम 2 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। फीस जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करे वो अपने को लेनी है। रिटर्न टू आरओसी, ये भी बताओ। हर कंपनी हर साल एक रिटर्न फाइल करेगी। उस साल के जो भी बेनिफिशियल ओनर्स का डिटेल होगा वो सब एक रिटर्न में भर करके आरओसी को सेंड कर देगी। जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब होगा, ये भी खत्म, कोई खास बात नहीं। 4A पढ़ो क्या लिखा है, ये नया पॉइंट है। 4A चेक करो भाई। Every company shall take necessary step to identify individual who is SBO in relation to the company and require him to comply with the provision of section। याद रखना, इधर कंपनी CID के
सिचुएशन में आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी डिक्लेरेशन के भरोसे ही रहेंगे, कंपनी खुद ये चेक करेगी कोई हमारा एसबीओ तो नहीं बन गया है। ऐसा कंपनी कैसे चेक कर सकती है? अरे शेयर का डिटेल तो सारा कंपनी के पास में है, कंपनी चेक करेगी किधर से किधर का कोई कनेक्शन तो नहीं है बराबर से, और उस तरह से कंपनी चेक करेगी, खुद भी एक्शन लेगी कि कहीं कोई एसबीओ तो नहीं है। और अगर कंपनी को आइडेंटिफाई हो गया और उसने अभी तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है तो कंपनी उसको बोलेगी कि ये सारा रिक्वायरमेंट पूरा करो। कैसे पूरा करो? 5th पॉइंट पढ़ो, नोटिस बाय कंपनी। पढ़ो भाई फटाफट। कंपनी किसको नोटिस देगी भाई? कंपनी किसको नोटिस देगी? रुक जाओ, बताएगा अभी। देख, पढ़ रहा तेरा पड़ोसी जितेश, पढ़ने दे उसको, पढ़ के बताएगा कि कंपनी नोटिस किसको देगी। हाँ, शेयर होल्डर को। पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, मन कम लग रहा है आजकल, बालोतरा जाने के दिन आ गया तेरा। चल चलते हैं सैटरडे साथ में, जा ही रहा हूं मैं, तेरे को लेके चलता हूं। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो फटाफट। मतलब या तो कंपनी शैल गिव नोटिस टू एनी पर्सन, चाहे वो कंपनी का मेंबर हो या नहीं हो, लेकिन होम द कंपनी नोज, या तो कंपनी को पता है या कंपनी के पास रीजनेबल कॉज है बिलीव करने का कि ये बंदा कंपनी का एसबीओ है, और एसबीओ नहीं है तो इसको पता है कि ये एसबीओ कौन है, ऐसा कुछ। देखो, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एसबीओ और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज। भाई कोई और ऐसा बंदा जिसको एसबीओ के बारे में पता है, आप उसको नोटिस दोगे, या जिसको नॉलेज है, तो या तो डायरेक्टली आपको विश्वास है कि यही एसबीओ है तो उसको दो, या जहां से एसबीओ का पता लग सकता है उसको नोटिस दो। अपन करते हैं, मैंने इसलिए तो आपको बोला सीआईडी के रोल में आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जिसने क्राइम किया उसी को उठाती है। जहां सीआईडी को ये शक लगा है कि इसको पता है क्राइम किसने किया, उसको भी उठाओ, उससे पता लगाओ किसने किया। हालांकि एसबीओ वाला क्राइम नहीं है, लेकिन जस्ट अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। इसी का सी पॉइंट क्या बोलता है, और किसको उठाएगी? टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। बढ़िया चीज बोली है। ड्यूरिंग द, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, 3 ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट जब आपने नोटिस इश्यू किया, एंड हु इज नॉट रजिस्टर्ड एज एसबीओ विद द कंपनी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन। मतलब ऐसा कोई बंदा जो पिछले 3 साल में कंपनी का एसबीओ था, हो सकता है अभी भी हो या था, लेकिन उसने ये डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है, तो सर उसको क्यों नोटिस दे रहे हो? सर उससे क्या लेना देना अपना? 2 कारण हो सकता है, अभी एसबीओ कंटिन्यू हो, लेकिन वहां लिखा है हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, रहा होगा। सर रहा होगा वाले को अभी क्यों दे रहे हो? पहले कोई बदमाशी करके निकल चुका है, उसका पता होना भी जरूरी है। क्या पता आगे और कर ले, समझ रहे हैं आप, या आगे और होल्डिंग का प्लान कर ले। उस वक्त 10% दी, अभी कम कर ली, कल को और इनडायरेक्टली होल्डिंग कर लेगा। तो इसीलिए या तो जो अभी एसबीओ है उसको दे, या ऐसा बंदा जिसको एसबीओ के बारे में पता है या नॉलेज है उसको दे, या फिर उसको भी दे सकती है जो पिछले 3 साल के हमारा एसबीओ रहा है और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसको भी ये नोटिस देगी। अब एक चीज बहुत सीधी सी हो गई, नोटिस देने के बाद कंपनी सच में सीआईडी थोड़ी है, सामने वाला जवाब दे नहीं दे ये तो उसकी मर्जी है। बोलो बोलो भाई, या जबरदस्ती है जवाब देना, है ही नहीं, है ना। मैंने तुमको बोला भाई क्लास में ये लेक्चर घर पे देख लेना, अब मैं कोई सीआईडी ऑफिसर तो हूं नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर तो हूं नहीं, जज तो हूं नहीं कि भाई नहीं देखोगे तो उठा करके जेल में डाल दूंगा। तुम्हारी मर्जी है, टाइम मिले ना मिले, जीवन में काम बहुत होते हैं बराबर, तो पढ़ने का समय मिले नहीं मिले, तो ऐसा कोई मेरा रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। सेम चीज देखो, the information required by the notice shall be given by the concerned person within a period not exceeding 30 days। अब एक बढ़िया चीज लिखा है, वैसे तो यहां पे यूज कर लिया है shall be given। भले ही कंपनी लीगली कोई अथॉरिटी नहीं रख रही है या कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, फिर भी क्या कह दिया, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस shall be given by the concerned person within a period not exceeding
क्या सब जगह 30 डेज ही है? 30 दिन के अंदर वो बंदा इंफॉर्मेशन कंपनी को देगा, और अगर नहीं दे तो अपने पास उसके पप्पा बैठे हैं. Where that person fails to give the company the information required by the notice within 30 days, उस बंदे ने 30 डेज के अंदर कंपनी को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या फिर इंफॉर्मेशन तो दिया लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लग रहा ही नहीं रहा है, कोई जो चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी है. अप्लाइड टू द ट्रिब्यूनल विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज. कहां से? एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाई इन द नोटिस. प्रैक्टिकली नोटिस में अपन ने 30 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद अगले 15 दिन में अपन सीधा ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे कि सर या तो इसका जवाब आया नहीं, और आया है तो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है. फॉरेन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट शेयर इन क्वेश्चन टू बी, बढ़िया चीज समझना, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड. हम ट्रिब्यूनल को सीधा अप्लाई करेंगे, सर एक काम करो, ये बंदे ने जवाब नहीं दिया है, ये इससे रिलेटेड जो भी शेयर दिख रहे हैं ना, उन पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो. कैसा रेस्ट्रिक्शन? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सस्पेंशन ऑफ ऑल राइट अटैच टू द शेयर एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब. सर एक काम करो, या तो इसने जवाब दिया नहीं है, दिया है तो प्रॉपर नहीं है, तो आप एक ऑर्डर इश्यू कर दो और शेयर से रिलेटेड उस बंदे के जो भी राइट है उन सारे राइट्स को सस्पेंड कर दो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंड कर दो? हाँ, कैंसिल और सस्पेंड थोड़ा फर्क है. टेम्पररी कैंसिल कर दो, रोक दो एक बार, बाद में डिक्लेरेशन आ जाएगा, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो दे देना. अब एक बात बताओ, ट्रिब्यूनल पक्का आपकी बात सुनेगा? कंपल्सरी है, उसकी मर्जी पे है. देखो, ऑन एन एप्लीकेशन मेड द ट्रिब्यूनल में लिखा हुआ है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑफ द पार्टीज कंसर्न. ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल कंपनी की बात सुन के ऑर्डर दे देगा, सामने वाली पार्टी को भी बुलाएगा, उसकी बात भी सुनेगा. एंड मेक सच ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग द राइट अटैच विद शेयर विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन और सच अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब. भाई टाइम खतरनाक है, टाइम ही टाइम है. सबसे पहले बताओ, अपन ने जब नोटिस दिया कितने दिन का टाइम दिया? 30 दिन का. 30 दिन में उसका जवाब अगर आ गया, उसको जवाब कितने दिन में देना है? तब 30 दिन में उसको जवाब देना है. अगर नहीं दिया तो 15 दिन में अपन ट्रिब्यूनल के पास में जाकर के अप्लाई कर देंगे. फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा? 60 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा? ऑर्डर इश्यू करेगा. अगर करना है तो दोनों पार्टीज को सुनेंगे बाद में, ठीक है. फिर 9th पॉइंट पढ़ के बताओ, बस खत्म होने जा रहे हैं पॉइंट, सेक्शन तो करना पड़ेगा पूरा जैसा भी है. 9th पॉइंट लो भाई, लिफ्टिंग क्या बोला है? The company or the person aggrieved by the order of the tribunal may make an application to the tribunal for relaxation or lifting the restriction within a period of 1 year from the date of such order. 1 साल का समय है. या तो कंपनी खुद ही कह रहे सर हटा दो रेस्ट्रिक्शन, इन्फॉर्मेशन आ गई, या वो बंदा ट्रिब्यूनल को अप्लाई करे, सर इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है या मैं दे रहा हूं, जो कुछ है आप ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो आपने लगाए वो हटा लो. अगर no such application has been filed within a period of 1 year from the date of order, such share shall be transferred without any restriction to the authority. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे. बेचारा शेयर होल्डर रोता रह जाएगा, यहाँ पे शेयर गए उसके हाथ से, क्योंकि वो सेक्शन 125 के अंदर जो अपना फंड बना हुआ है ना, कौन सा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उधर वो शेयर जाके ट्रांसफर हो जाएंगे. फिर जो डिविडेंड और वो सारे राइट्स है वो वहीं पे मिलते रहेंगे. अपने को ध्यान रखना है, तो बड़ा पंगा हो जाएगा. तो एक तरह से ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गई. 1 साल के अंदर जो मैटर है वो सॉल्व कर दे भाई, नहीं तो तेरे शेयर वेयर हाथ से गए और सीधा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर. चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, ओके है. पनिशमेंट फटाफट पढ़ लो, 10th 11th 12 तीनों में पनिशमेंट है. पहला पनिशमेंट किस बात का है? वो डिक्लेरेशन किसने नहीं किया? एसबीओ ने. चेक करो कितना पेनल्टी, खत्म करो जल्दी. ये तीनों पॉइंट आप ही पढ़ लिया, मैं क्या पढ़ूंगा? पनिशमेंट तो पता ही है तुमको. एसबीओ का. दूसरा ये किस पे लगेगा? कंपनी पे, अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो. और तीसरा वाला वो जो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी, अगर वो झूठा इन्फॉर्मेशन दिया फ्रॉड के पर्पज से, तो 447 के अंदर पनिशमेंट होने वाला, ये अपने को ध्यान रखना है. चलो आखिरी पॉइंट ले रहे हैं भाई. अरे लेना पड़ेगा भाई, चैप्टर आज ही खत्म करते हैं ना, कल फिर नया इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू होगा मीटिंग्स वाला, फिर इसको कल और लेके चलेंगे. नॉन एप्लीकेबिलिटी फटाफट खत्म करो. अरे आज ही खत्म करना है इसको, कल पे इसका साया नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हैं, इसलिए आज ही खत्म करो. चलो फटाफट.
The amendment rules will not be applicable where the share of the relevant company are held by. क्योंकि कल का चैप्टर एकदम अलग है, ये पूरा एक बंच ही आपको मैंने कह दिया बोरिंग इज ब्यूटीफुल, बस तो पढ़ना पड़ेगा. नंबर 1 फटाफट. The amended rules will not be applicable where the share of the relevant company are held by Investor Education and Protection Fund. ये लो भाई, खुद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के पास शेयर ट्रांसफर हो गए, 10% से ऊपर चले गए, उनको एसबीओ मान करके डिक्लेरेशन करने का जरूरत नहीं है. सेकंड नंबर बताओ, होल्डिंग कंपनी के पास तो 50% से ऊपर के शेयर होते हैं और सेक्शन 90 में डिक्लेयर कर रहे हैं, उनको कोई ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल. लेकिन क्या बोला है, होल्डिंग कंपनी जिसने सेक्शन 90 के प्रोविजन कंप्लाई, तो सर सेक्शन 90 तो पढ़ रहे हैं, अरे अमेंडमेंट वाले रूल उन पे नहीं लगे. सर ये अमेंडमेंट वाले रूल कौन से थे, ये जो एसबीओ के डिक्लेरेशन वाले रूल थे ना, ये वाले, ये सारे अमेंडमेंट रूल्स हैं, तो होल्डिंग कंपनी को डिक्लेरेशन करने का जरूरत नहीं है. चलो नंबर नेक्स्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एसबीओ है तो उनको डिक्लेरेशन नहीं करना है. नंबर डी, बॉडी कॉर्पोरेट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी डिक्लेरेशन नहीं करना है. ई पॉइंट चेक करो जल्दी. म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो सेबी के पास में रजिस्टर्ड है, इन्होंने मिल करके, इनका काम ही होता है पूलिंग इन्वेस्टमेंट करना, तो इनडायरेक्टली 10% से ऊपर का होल्डिंग होता ही है इनका म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, तो वो उनको भी एसबीओ समझ करके डिक्लेरेशन नहीं करना है. और इस पॉइंट में क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आईआरडीए या पेंशन फंड रेगुलेटरी, लोगों अपने आप एक पेंशन फंड रेगुलेशन बना हुआ है, लोगों का जो सेविंग का पैसा है, मान लो इधर इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनीज के अंदर इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट हो जाता है, वो भी 10% से ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि एसबीओ मान के उनको डिक्लेरेशन करना पड़े, वो भी आपको नहीं करना. एग्जम्पशन दे दिया और आखिरी पॉइंट खत्म कर लो. चलो पूरा का पूरा सेक्शन गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं लगेगा, लेकिन 137 और 92 की रिक्वायरमेंट पूरी की हो, खत्म हो गया, तो ये टॉपिक खत्म. हाँ जी, अब बेनिफिशियल ओनर वाले से क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो बनेगा तभी पता लगेगा. बहुत कम बने, अभी तक तो बना नहीं है, पर भरोसा नहीं है, ऐसे ही बना दे दो. मेन टाइमिंग वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा. इतना आज करो, कल मीटिंग्स वाला चैप्टर चालू करेंगे भाई, ये जोरदार है चैप्टर.